स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन के जो भुवनेश्वर प्रसाद जी द्वारा रचित एकांकी है आजादी की नींद, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उस पर हम लोग विचार करेंगे, जिसमें विचार करने के क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला होगा एकांकी के तत्वों के आधार पर पाठ की समीक्षा, जो कि कुल 9 बिंदुओं में होगा। यहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो 9 के 9 बिंदु आपके स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में आते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बिंदु होगा एकांकीकार द्वारा पश्चिम के 2 दार्शनिकों का नाम लेने का क्या उद्देश्य है। तीसरा बिंदु होगा एकांकी के आधार पर ईमानदार बातों के विचार। चौथा बिंदु चरित्र चित्रण हम लोग करेंगे संक्षेप में, विशेषज्ञ का, पेशेवर नेता का, नौकर एवं कवि का। पांचवा बिंदु होगा आजादी को लेकर कमरे में बैठे लोगों में परिवर्तन का दिखना, क्या परिवर्तन दिखाई देता है। और छठवां और अंतिम बिंदु होगा एकांकी में निहित व्यंग्य। एकांकी तत्वों के आधार पर एकांकी की समीक्षा से हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला बिंदु है शीर्षक। शीर्षक सार्थक एवं जिज्ञासापूर्ण है। लेखक ने आजादी की नींद शीर्षक के माध्यम से यह बताया है कि आजादी तो मिली, लेकिन अभी वह नींद में खोई हुई है। मिली हुई आजादी का लाभ जनता को अभी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। शीर्षक अति संक्षिप्त और परोक्ष रूप में सार्थक है। दूसरा बिंदु है कथानक। एकांकी का कथानक बिखरा हुआ है, यह संगठित नहीं है। इसमें मूल रूप में कोई एक कथा नहीं चलती। पात्र अपने अपने ढंग से अपनी विभिन्न बातों को रखते दिखाई पड़ते हैं। कभी ईमानदारी की बातें उठती हैं तो कभी अपनी बातें करता दिखाई पड़ता है। नेता, कवि, नौकर, विशेषज्ञ और ईमानदार बातों के बीच चर्चाओं पर विभिन्न पहलुओं पर ध्यान जरूर जाता है, लेकिन कथानक का बिखराव हमेशा दिखाई पड़ता है। कथानक का समापन नौकर की बातों से होता है। वह कहता है, हुई गवाह, अब तुम अपन आजादी में स्वाओ, अब कुछ और होई। तीसरा है बिंदु पात्र योजना। एकांकी में पात्रों की भरमार है। लेखक ने पात्रों की एक अच्छी भीड़ इकट्ठी कर ली है। एकांकी के सभी पात्र विशिष्ट गुणों से विभूषित हैं। कथानक के वाद विवाद से उनके गुणों दुर्गुणों का पता लगता है। न चाहने के बाद भी कवि महाशय कविता सुनाने को बेचैन है। अंत में उनका मुंह दबाकर उन्हें रोकना पड़ता है। विशेषज्ञ साहब का कथन दार्शनिक पृष्ठभूमि को छूता है। उनका मानना है कि बुनियादी चीजों पर विशेषज्ञों का ही अधिकार है। यदि रूस विशेषज्ञों के अनुसार चला होता तो उसकी यह दुर्गति नहीं होती। नेता तो नेता है ही। उसका कथन है, तुम्हारे सभी फैसले बेसूद होंगे, सिर्फ एक मखौल। यही नहीं, यह देश और समाज के साथ गद्दारी होगी। हम कहते हैं कि फैसले तुम्हारी संपत्ति रहे ही नहीं। कहने का मतलब है कि स्वतंत्र भारत में जनसामान्य को फैसला करने का अधिकार नहीं होता। फैसले संसद के महाप्रभु अपनी इच्छा से करेंगे और लाभ देंगे जनमानस, और उसे ढोना होगा। मिस कटारा का तो कहना ही क्या, विचार उनके दार्शनिक अंदाज के हैं, पर अभिव्यक्ति फुहड़ है। देश काल वातावरण के अनुसार यह एकांकी पूर्णतः उपयुक्त है। इस एकांकी का विषय देश की उस आजादी से जुड़ा है जिसका सुफल देश की अधिकतर जनता के पास नहीं पहुंचा है। हाल तो यह है कि जनसाधारण ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इस महंगाई, बेरोजगारी एवं बेईमानी भरी आजादी से तो अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी। पांचवा बिंदु भाषा शैली। एकांकी की भाषा का जहां तक पात्रानुकूल होने का प्रश्न है, पूर्णतः सही है। एकांकी में नौकर अपनी भाषा में जो साधारण बात भी कहता है, उसमें आंचलिकता का पुट इतना गहरा है
कि जनसाधारण के लिए उसका उच्चारण करना कठिन हो जाता है। इसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, जिस कारण साधारण पाठक को इसका अर्थ समझने में कठिनाई होती है। लेखक ने मुहावरों का प्रयोग भी किया है, यद्यपि ये मुहावरे नए हैं। धरती न छेद डालना, हिजड़ा बनकर अभय दान देना, बामन बना लेना जैसे नए मुहावरों का प्रयोग हुआ है। संकलन त्रय अगला बिंदु है। एकांकी में स्थान, समय और घटनाओं में मेल स्थापित करने का प्रयास किया गया है। एकांकी एक ही स्थान से शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाता है। यह कुछ घंटे का समय ही लेता है, अतः इस दृष्टि से इसे एक सफल एकांकी माना जा सकता है। सातवां बिंदु अभिनेता। यह नाटक और एकांकी का प्रमुख तत्व है। यद्यपि पात्रों की अधिकता के कारण इसकी अभिनेयता प्रभावित होती है, फिर भी इसका अभिनय सरलता पूर्वक किया जा सकता है। यदि पात्रों की अधिकता से बचा जाता तो अभिनय और भी आसान हो जाता है। आठवां बिंदु उद्देश्य। स्वतंत्रता के कुछ दिनों के बाद लिखा गया यह एकांकी लेखक बताना चाहता है कि अभी बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आजादी पूर्ण जागृत अवस्था में नहीं है, वह सुसुप्त अवस्था में है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि कभी नेता, विशेषज्ञ कविताओं और भाषणों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वे यथार्थ से बहुत दूर हैं। एकांकी का उद्देश्य निम्न वर्गीय समाज के नए सपनों और आकांक्षाओं को दिखाना है। नौकर के नशे में होने से यह व्यंजित होता है कि शोषित वर्ग आजादी की खुशी के नशे में है। वह बंधनों से मुक्त होकर अपनी बात कहने के लिए बाहर आ गया है। अतः एकांकी का उद्देश्य विभिन्न लोगों के लिए आजादी की विभिन्न विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने में सफल है। नौवां और अंतिम बिंदु समीक्षा का संवाद। संवाद एकांकी का प्राण होता है। संवाद के माध्यम से ही एकांकी आगे बढ़ती है और इसी के माध्यम से एकांकीकार अपनी विषय वस्तु को तथा पात्रों के चरित्रों का निर्माण करता है। एकांकी की सफलता के लिए संवादों का संक्षेप, आकर्षक और प्रभावोत्पादक होना आवश्यक है। संक्षिप्तता की दृष्टिकोण से संवादों को बहुत उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिकतर कथन लंबे हैं, पर जहां तक प्रभावत्मकता का प्रश्न है, एकांकी के संवाद इस दृष्टिकोण से उपयुक्त है। तो ये हम लोगों ने एकांकी की समीक्षा देखी। तो बच्चों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एकांकीकार द्वारा पश्चिम के दो दार्शनिकों का नाम लेने का क्या उद्देश्य है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एकांकी में पश्चिम के दो दार्शनिकों का उल्लेख किया है। वे दार्शनिक हैं शोपेनहावर और जॉन स्टुअर्ट मिल। शोपेनहावर जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये वेदांत, दर्शन और बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित थे। इनका कहना था कि व्यक्ति अपनी इच्छा से संचालित होता है, मूल इच्छा उसके नियंत्रण में नहीं होती। इच्छा दिशाहीन और सारहीन होती है। व्यक्ति के कार्य भी उसकी इच्छा से संचालित होते हैं, अतः वे भी दिशाहीन और सारहीन होते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार शोपेनहावर भी कहता है कि व्यक्ति की इच्छा ही उसके दुखों का कारण है। पत्नी के दुखी होकर जहर खाने की बात कहने पर एकांकीकार ईमानदार बातून के माध्यम से शोपेनहावर के विचारों से उसकी पत्नी के विचारों की तुलना करता है। दूसरे संदर्भ में एकांकीकार जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम लेता है। जॉन स्टुअर्ट मिल भी पश्चिम के दार्शनिक थे। इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत यह बात कहता है कि जब तक व्यक्ति के कार्य से दूसरे को हानि न हो, तब तक उसे समाज द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। इनका उपयोगितावाद का सिद्धांत उस हर काम को नैतिक मानता है जो लोगों को अधिकतम खुशी दे, पर हर तरह की खुशी का मूल्य बराबर नहीं होता है।
विशेषज्ञ जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम मार्क्स और सोवियत रूस के संबंध में लेता है। वह कहता है कि बुनियादी सिद्धांत मनुष्य की स्वतंत्रता है। यदि किसी बात से प्रभावित होकर मनुष्य की स्वतंत्रता को कुचला जाएगा तो वह उसी प्रकार अस्थायी नहीं होगा जिस प्रकार मार्क्सवाद से प्रभावित रूस का अस्तित्व अस्थायी नहीं रहा। अतः एकांकी के अनुसार मूल सिद्धांत ही अस्थायी रहते हैं। माध्यमिक सिद्धांत बदलते रहते हैं। स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत अस्थायी है और मार्क्स का अस्थायी। तो बच्चों, क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और एकांकी के आधार पर ईमानदार बातून के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। ईमानदार बातून आजादी की नींव एकांकी का प्रमुख पात्र है। वह प्रारंभ से अंत तक एकांकी की कथा वस्तु के साथ साथ चलता है। एकांकी का आरंभ उसके घर से होता है और सारी घटनाएं वहीं घटती हैं। उसकी पत्नी, दाई और नौकर की भूमिका भी उसी से संबंधित है। अतः उसे एकांकी का प्रमुख पात्र माना जा सकता है। ईमानदार बातून यथा नाम तथा गुण से संपन्न है। वह ईमानदारी का प्रबल समर्थक और बात करने में चतुर है। वह सत्य है कि यह जब अपनी बात रखता है तो बेरोक टोक बोलता जाता है। अपनी बातों में किसी दूसरे को हस्तक्षेप करना वह स्वीकार नहीं करता। उसे पुस्तकों से चिढ़ है। उसके अनुसार पुस्तकें झूठी और बेईमानी की बातों से भरी है। वह पुस्तकों को देखना तक नहीं चाहता। उसका कथन उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं, फेंक दी क्योंकि दुनिया की सब किताबें बेईमानी के तमगे हैं, झूठ का जुलूस है, अंधेरे के मील के पत्थर है। उसके बचपन का नाम लल्लन बाबू है, लेकिन वह नहीं चाहता कि इस बचकाने नाम से कोई उसे पुकारे। जब दाई उसे इस नाम से पुकारती है तब वह चिढ़कर कहता है, तुम सोचती हो दाई कि मैं अब भी 2 बरस के गुलाबी हाथों पैरों वाला बच्चा हूं और मुझे उसी निकम्मे गुलगुले जैसे नाम से पुकारा करो। ईमानदार बातून ईमानदारी का पोषक और समर्थक है। वह प्रत्येक क्षेत्र में इसका समर्थक है। पत्नी से कहे गए शब्द इसका प्रमाण है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम क्या कभी ईमानदार न हो पाओगी? और सितम तो यह है कि किसी दूसरे से नहीं, तुम खुद अपने से ईमानदार नहीं हो। नौकर द्वारा तरकारी के पैसों से शराब पीने पर वह कहता है, बाहर निकाल दो। तुम जानते नहीं, यह जो तरकारी के पैसे ले गया था उसकी शराब पी आया है। इसे निकाल दो, इसे फौरन निकाल दो। इसकी मोहक और घातक बेईमानी बादल बनकर यह बरस न पड़े। वह ऐसी ईमानदारी चाहता है जो आजादी और गुलामी का भेद मिटा दे। उसका कथन उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं, हमको अतिशय ईमानदारी चाहिए, इतनी कि वह आजादी और गुलामी का भेद मिटा दे। अतः हम देखते हैं कि ईमानदार बातून ईमानदारी की नीति का पालक और स्पष्ट वक्ता है। उसका चरित्र एकांकी का प्रमुख चरित्र है। तो बच्चों, पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं और चरित्र चित्रण संक्षेप में हम लोग विशेषज्ञ, पेशेवर नेता, नौकर एवं कवि का क्रमशः देखेंगे। आइए विशेषज्ञ का चरित्र चित्रण संक्षेप में। एकांकी में विशेषज्ञ का चरित्र ऐसे व्यक्ति का चरित्र है जो अपने और अपने वर्ग के लोगों को ही सबसे समझदार मानता है। उसके विचार से बुनियादी वस्तुओं पर केवल विशेषज्ञों का ही अधिकार है। वह बुनियादी बातों को केवल विशेषज्ञों की संपत्ति मानता है। वह
कहता है अखा, यह बुनियादी चीजों का जिक्र कौन कर रहा है? बुनियादी चीजें विशेषज्ञ की संपत्ति हैं। मसलन दुनिया एक कार्ल मार्क्स से दूसरे कार्ल मार्क्स पर जिस तरह लंगूर एक डाल से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर कूदता है, कूद सकती है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकती। यही तो मैं सोवियत रूप से कहता हूं कि देखा भाई तुम, उसके विचार से जितने भी दार्शनिक विचार विश्व में हैं, उन पर विचार का निर्णय देना विशेषज्ञों के कार्यक्षेत्र का विषय है। इस पर नेताओं और कवियों को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। वह नेताओं और कवियों को एक ही पेशे से संबंधित मानता है। यही कारण है जब पेशेवर नेता यह कहता है कि खादिमा अर्थात दाई ने उसका अपमान किया है, तब वह नौकरानी की बात को सही स्वीकार करते हुए कहता है, लेकिन वह बुनियादी वसूल जानती है। वह जानती है कि तुम कवि और नेता एक ही पेशे के आदमी हो। एक पेशे के आदमियों का आपस में लड़ना लथाड़ना रायज और जायज। उसने तुम्हारी दादी व कवियों द्वारा आजादी की कल्पना को व्यर्थ मानता है। तो बच्चों, अब हम लोग पेशेवर नेता जो है उसके चरित्र चित्रण को संक्षेप में देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पेशेवर नेता का चरित्र पूर्ण रूप से एक पेशेवर नेता का चरित्र है। लेखक के अनुसार उसके चेहरे पर इत्मीनान है, लेकिन वह नेता है, इसलिए डरा हुआ है और अनिश्चित है। उसके विचार से संकट का असर व्यक्ति पर अनजाने पड़ ही जाता है। वह मानता है कि ज्वार हो या भाटा, लेकिन समुद्र तो समुद्र ही रहता है। आगे वह कहता है क्राइसिस, यह सब उस क्राइसिस का असर है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक बार फिर चांद और ज्वार की बात उठाकर गुलामी और आजादी का आंतरिक भेद और एक के आप लोगों के वादे कर दूं। पेशेवर नेता बुनियादी बातों को अपूर्ण और कमजोर मानते हैं। उनके अनुसार बुनियादी बातों से रोजमर्रा की समस्याएं हल नहीं होती। नेता की दृष्टि में कभी विश्राम का कीड़ा होता है, इसलिए कोई सामाजिक संकट अंदर तक छोड़ता नहीं। उसकी स्थिति हिजड़ों जैसी होती है। पेशेवर नेता दूसरों के बारे में बेबाक टिप्पणी करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, किंतु उनके अस्तित्व को कोई स्पर्श किए जाने को वे अपनी तौहीन मानते हैं। उनमें अपूर्व क्षमता है। जब वे किसी को गाली देते हैं तो इसे उद्गम मानकर देखते हैं। आजादी पर उनकी राय बेबाक है। पेशेवर नेता कहते हैं अब तुम्हें कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब तमाम फैसले करे कराए हुए मिलेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जोड़ते हैं तुम्हारे सारे फैसले बेसूद होंगे। पेशेवर नेता एक अन्य वक्तव्य में कहता है अब का होई, इसका मुंह बंद कर दो, शीशा पिलाकर इसकी हड्डियां भारी कर दो, कुछ करो, कुछ तुरंत करो। इस प्रकार पेशेवर नेता का चरित्र आज के तथाकथित नेताओं के चरित्र को का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों, अब हम लोग पाठ के आधार पर नौकर का चरित्र चित्रण संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद ने नौकर को लीक से हटकर नए आलोक में प्रस्तुत किया है। नौकर समाज के सबसे निचले दर्जे का प्राणी है। दबा और कुचला हुआ, सदियों से आत्मसम्मान से वंचित, पराधीनता के साये में जीने को अभिशप्त, देसी कच्चा शराब के नशे में धुत होने पर दुनिया से बेखबर नौकर अचानक जागृत हो जाता है। बेहद जिज्ञासा के साथ वह मंच पर आता है। इसके पूर्व पूर्ण रूपेण पराधीन, किंतु अब उसने आजादी की किरण का दर्शन कर लिया है। यह खुशी उसके अंदर
समाहित नहीं हो पाती। वह अपने मालिक ईमानदार बातों और अन्य बुद्धिजीवियों के साथ आजादी की खबर को बांटना चाहता है, किंतु उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि नौकर उनके सरोकार वाले क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करना चाहता है और सभी अपनी अपनी शैली में विरोध दर्ज कराते हैं, क्योंकि इन सब की कुंठा बलवती हो गई है। सिर्फ नौकर ही है जिसने आजादी को समग्रता में स्वीकार कर लिया है। सदियों की पराधीनता का केचुल जैसे खुद उतर गया है, उसका मन, प्राण और आत्मा जैसे एक झटके में आजाद हो गई है। नौकर अपने वक्तव्य में कहता है, मालिक हम रस्सी काट डाला दांतन से, हुआ मारे आजादी के अब ये सब न हुई, अब कुछ और हुई। तो बच्चों, अब हम लोग संक्षेप में पाठ के आधार पर कवि के चरित्र की विशेषताओं को संक्षेप में देखें। कवि का चरित्र एक विचारक का चरित्र है। कवि स्वभावतः अपनी रचनाओं को सुनाना चाहता है। यह गुण इस कवि में भी है। वह चाहता है कि लोग उसकी कविता को सुने। भीड़ भाड़ की जगह पहुंचना और कविताएं सुनाना कवियों का स्वभाव होता है। यह कवि भी चाहता है कि उसकी कविताओं को लोग सुने। कवि अपनी कविता उद्गम सुनाता है। कविता करना उसकी नियति है और उसे सुनाना उसकी मजबूरी है। वह अपनी कविता सुनाता है। हमको हर पशु से न बैर पंछी प्यारा, मानव ने मानव देख ठहाका मारा। उसकी आजादी शीर्षक कविता अधूरी है। वह आजादी के सार तथा उद्गम को कवियों की आंखों से देखने की सलाह देता है। जब ईमानदार बातून ऐसी ईमानदारी की बात करता है जो आजादी और गुलामी का भेद मिटा दे, तब कवि कहता है, नहीं, यह नामुमकिन है। मैं अपनी सारी अधूरी कविताएं इसी दम कैसे पूरी कर सकता हूं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम यह क्यों न मान लें कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और गमहीन हो जाए। गम से अपनी चिरसुनी मांग भर लें और उसे पूरा पूरा कबूल कर लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि का चरित्र एकांकी का एक प्रतिभाशाली, प्रभावशाली चरित्र है। तो बच्चों, क्रम को पुनः हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु 5वें की तरफ बढ़ते हैं। आजादी को लेकर कमरे में बैठे लोगों में किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई पड़ता है, लक्षित होता है। आइए देखते हैं। कमरे में भूचाल सा आ जाता है। कभी एक बारगी अपने आप को झट से छुड़ा लेता है। वह एक बारगी खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाता हुआ विशेषज्ञ को पकड़ लेता है और दोनों फर्श पर ढेर हो जाते हैं। ईमानदार बातून भीतर की तरफ भागता है और बूढ़ी दाई से टकरा जाता है। पेशेवर नेता कोने की मेज पर एक मुस्कुराते हुए स्टैचू की तरह अडिग खड़ा हो जाता है। कमसकून कमरे में इधर उधर चक्कर काटता है। नौकर एक अजीब अमानवीय आवाज करता हुआ कमरे से बाहर भागता है। मिस कटारा बैग खोलकर उतावली से अपना मेकअप करती हैं, जिसे उन्हें किसी होनहार व्यक्ति का स्वागत करना है। तो बच्चों, आज के विचारणीय बिंदु के आखिरी बिंदु एकांकी में निहित व्यंग की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद को दूरदृष्टि स्पष्ट है। उन्हें जैसे पता था कि जब आजादी मिलेगी तो उसे भुनाने के लिए अनेक लोग उत्पन्न हो जाएंगे। यह सच है कि नेता, कवि, चिंतक आदि सभी समाज के अंग हैं। आजादी की प्राप्ति में सबकी भूमिका होती है, किंतु अगली पंक्ति के लोग जब खुद को निर्णायक और मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं
तो इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं रह जाता। जब भी किसी देश को आजादी मिलती है तब वहां किसान, मजदूर, युवा वर्ग, विद्यार्थी सभी की सहभागिता के बिना आजादी संभव नहीं होती। किसी भी राष्ट्र के लिए आजादी जश्न का विषय होती है। इस एकांकी में समाज में अग्रणी कहे जाने वाले पात्र जागरण के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वे नींद में सोए हुए हैं, अर्थात वे अपनी कसौटी पर आजादी का स्वरूप निर्धारित करना चाहते हैं। यह जनाकांक्षा के विरुद्ध है। उच्च पदस्थ लोगों द्वारा आजादी और गुलामी को लेकर जैसे एक मानक खड़ा कर दिया जाता है, जैसे आजादी के बारे में सोचना, निर्णय करना और भविष्य के लिए स्वरूप निर्धारित करना उनका काम हो जाता है, किंतु यह कभी भी सच नहीं होता। जब समाज के निचले से निचले तबके का व्यक्ति के मन से गुलामी का भय समाप्त हो जाता है, तब वह सारी जंजीरें, सारे नियम तोड़ देता है, क्योंकि आजादी का सच्चा एहसास उसके अंदर भर चुका होता है। आजादी कहीं से दान में दी जाने वाली वस्तु नहीं है, यह जन जन के मन में फूटने वाला ज्वार है। आजादी का भाव सैलाब की तरह जब सक्रिय होता है तब उस पर पहरेदारी काम नहीं करती। हाँ, यह जरूर होता है कि राह में रोड़ा बनने वाले जितने भी तत्व होते हैं, या तो वह स्वतः अपदस्थ हो जाते हैं या जनता उन्हें स्वतः रास्ते से हटा देती है। इस एकांकी का व्यंग बहुत ही मुखर है। जिन्होंने शहादत देकर आजादी का वातावरण तैयार किया, आजादी की किरण उन तक न पहुंचे। बिचौलिए उसे बीच में ही रोककर खड़े हैं। आजादी को बंदी बनाना ही सबसे बड़ा व्यंग है। राष्ट्रकवि दिनकर ने अपने समय में भारतीयों को आजादी के बाद की स्थिति, जिसमें भारतीय जनमानस वैचारिकी, दरिद्रता, छद्मवेशी व्यवस्था, लाचारी, भ्रष्टाचार इत्यादि से ग्रस्त जनता को देखकर लिखा था। पूछ रहा है जहां जन जन देख आवाज, 7 वर्ष हो गया राह में अटका कहीं स्वराज। अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। जिन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया वे ही इसका सुख भोग रहे हैं। त्याग करने वालों को भुला दिया गया है, टीकी कहा गया है। उनको अमृत की दो बूंद मिलती रहे। हमने सारा जन्म सिंधु मंथन किया, जो किनारे रहे बारूड़ी पा गए, हमको विष मिल गया आचमन के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी आजादी की नींद को समझने का प्रयास किया। इस क्रम में हम लोगों ने एकांकी के तत्वों के आधार पर पाठ की समीक्षा कुल 9 बिंदुओं पर की। एकांकीकार द्वारा पश्चिम के 2 दार्शनिकों का नाम लेने का क्या उद्देश्य था, एकांकी के आधार पर ईमानदार बातों के विचार और संक्षेप में चरित्र चित्रण देखा हम लोगों ने विशेषज्ञ, पेशेवर नेता, नौकर एवं कवि का। और 5वें बिंदु में हम लोगों ने आजादी को लेकर कमरे में बैठे लोगों में क्या परिवर्तन दिखता है ये देखा। और अंत में एकांकी में निहित व्यंग को हम लोग समझने का प्रयास किया। एक बात मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप देखिएगा कि स्क्रीन पर लेखक का परिचय संक्षिप्त रूप में, शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, समीक्षा के मुख्य बिंदु जो 9 है और एकांकी में आए 9 पात्रों के नाम जो है आते रहेंगे, जिसे आप लोग जो है अपनी कॉपी में उतार कर जो है तैयार करेंगे, पाठ को तैयार करेंगे। एवं जो है पाठ को ध्यान से 2 बार कम से कम पढ़ेंगे एवं वीडियो को ध्यान से 2 बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ताकि पाठ आप लोगों का परीक्षा की दृष्टि से पूर्णतः तैयार हो जाए। और एक बात आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा प्रतिदिन का कार्य आप तक सुगमता से पहुंच जाएगा। और एक तरफ मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा
प्लेलिस्ट में कक्षा 10 पश्चिम बंगाल बोर्ड और कक्षा 12 पश्चिम बंगाल काउंसिल का जो है समस्त पाठ जिस पर कार्य किया जा चुका है, पढ़ा हुआ है, जिसे आप अपने मित्रों, अपने साथियों में जो है प्रचारित एवं प्रसारित करेंगे, अग्रसारित करेंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे, ताकि उन सब का लाभ जो है इस स्कूल बंद के समय में वो ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।